तो ये बताइए चेयरमैन साहब कि कहा जाता है कि जब सपा की सरकार होती है तो उसमें आप गुंडागर्दी। देख लीजिए ना गुंडागर्दी किस सरकार में, अभी 3 दिन पहले ही ओवैसी साहब पे तो हमला हुआ है। दिन दहाड़े टोल प्लाजा पे हमला हो रहा है, गोलियां धड़ चला रहे हैं। तो गुंडागर्दी किसकी सरकार, कमर तोड़ दी इन्होंने। जो सस्ती चीज़ हमें मिल रही थी हमें अलग से ही क्या देती, हमारे माल की बिक्री की व्यवस्था करते, हमें कच्चा माल सस्ते दर में मुहैया कराते। मगर ये सब क्या करते कि जो व्यवस्था जो सुविधा हमको मिल रही थी सस्ते रेट में बिजली, वो व्यवस्था जो तो कह रहे हैं कि गुंडा माफियाओं का सफाया हो चुका है। कहाँ दबाया हो चुका। अभी 2 दिन पहले ही तो ओवैसी साहब पे हमला हुआ। ओवैसी साहब जो 5 मरतबा 4 मरतबा के MP हैं, सीनियर एक पार्टी के वो लीडर हैं, और उनकी जान को जब सुरक्षा नहीं है, जब उनकी जान सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की जान कितनी सुरक्षित होगी। तो दिन दहाड़े गोली चल रही है। अब वो भी नेता हो गए, दल बदलू नहीं थे, अब सपा में आके दल बदलू हो गए। ये बताए बदलू तो दल बदलू तो किसी भी दल में जाए तो होगा ना, कहा जाएगा। लेकिन अब सपा में आ गए तो दल बदलू हो गए। और यही भाजपा में जब गए थे तो दल बदलू नहीं थे, बड़े अच्छे बड़े नेक आदमी थे। स्वागत है आप सभी का BTS न्यूज़ में। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। हमारे साथ वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, एक्स चेयरमैन है मऊ जनपद के। तो सबसे पहले चेयरमैन साहब आपका BTS न्यूज़ में बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब ये बताइए कि यूपी का विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या हलचल मचेगी इस बार? अब बहुत हलचल मची हुई है, सरकार बदल रही है, बहुत पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा सरकार जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, क्या लगता है, कुछ उम्मीद है इसकी? देखिए, प्रचार प्रसार तो हर कोई अपने संसाधन के अनुसार कर ही रहा है, लेकिन जनता में जो प्रचार है बीजेपी के खिलाफ बहुत नाराज़गी है लोगों में। और इसलिए बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने 5 साल में कोई काम तो किया नहीं, मनगढ़ंत बातें की और धमकी दी, ठोक दो की नीति अपनाई। तो ऐसे सरकार थोड़ी नहीं चलती भाई। सरकार जनता चुन के बनाती है आपको, इसलिए थोड़ी बनाती है कि आप धमकी देते फिरे हैं। तो इसलिए सरकार बनने वाली नहीं है दोबारा। योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि मैं मई जून में भी शिमला बना दूंगा, क्या कहेंगे इस पे? अब आप खुद ही बताइए कि आप तो पत्रकार हैं, कि क्या इस तरह से किसी मुख्यमंत्री को धमकी देना शोभा देता है कि मैं शिमला बना दूंगा या गर्म कर दूंगा या चर्बी निकाल दूंगा? इस टाइप के जुमले मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो कदापि उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी गठबंधन किए हैं, तो उन्होंने अपनी सभा में ये कहा कि मैं चर्बी निकाल दूंगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि चर्बी निकाल दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि जनता इतना ज़्यादा वोट दे कि इनकी सारी जो चर्बी है वोट के माध्यम से इनकी सारी चर्बी निकल जाए। तो वो एक दूसरे सेंस में कहा, उसमें कोई धमकी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा कि इनका असर ख़त्म हो जाए, इनका जो ऐंठन लगा हुआ है बहुत, वो ऐंठन ढीला हो जाए, उनके ये कहने का मतलब है। चेयरमैन साहब ये बताइए कि बीजेपी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बीजेपी तो ये कह रही है कि जब 5 साल पहले सपा की सरकार थी उसमें महिलाएं या फिर सुरक्षा बहुत कम थी, लेकिन हमारी सरकार में सब कुछ मिल रहा है सुरक्षित। भाई, बीजेपी सरकार में ही तो घटनाएं हो रही हैं कि रात में घटना हो जा रही है, रात में रेप हो रहा है और रात में ही पुलिस उस महिला को अंतिम संस्कार भी कर दे रही है। ऐसा कहीं सुना था क्या आपने? ये बीजेपी की सरकार ही पे तो हुआ है घटना। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो महिला हेल्पलाइन बनाई गई, जो आज भी काम कर रही है। भले ही उसमें वो व्यवस्था नहीं है जो पहले थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को कन्या विद्या धन दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को आपके लैपटॉप दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 30% निकायों में रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। समाजवादी पार्टी ने महिला हेल्पलाइन शुरू की। समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना की शुरुआत की। 52 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना दी गई। ये अपना गिनावा इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? ये बेला वजह के हितैषी बनते हैं महिलाओं के। सपा पे आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि टोपी और पोटली को समाजवादी पार्टी अपने जेब में लेकर घूम रही है। देखिए, जब सरकार 5 साल की सरकार है, इनके पास 7 साल की सरकार केंद्र में है, तो इनको अपना कारगुजारी बतानी चाहिए। मगर कारगुजारी न बता के जो धार्मिक मुद्दे हैं या नफ़रत फैलाने वाली जो बातें हैं वो ये करके हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेलना चाहते हैं। चूँकि इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है,
तो कभी ये टोपी की बात करेंगे, कभी कुछ और बात करेंगे, कभी कुछ और बात करेंगे। मगर चूंकि बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि हमारी सरकार हाथ से जा रही है, तो अपना आखिरी जो उनका ट्रूप का पत्ता है वो आप देखिए कि वो खेल रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। अभी तक तो ये कहते थे कि सारे गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए, प्रदेश जेल में चले गए, और दिन दहाड़े ही एक सांसद पे हमला होता है और वो सारे के सारे लोग बीजेपी के लोग निकलते हैं। तो कहाँ गुंडागर्दी कम हो गई? दिन दहाड़े ही एक एमपी जब सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरे की क्या बात करेंगे? आम इंसान योगी जी तो कह रहे हैं कि गुंडा माफियाओं का सफाया हो चुका है। कहाँ दबाया हो चुका? अभी 2 दिन पहले ही तो ओवैसी साहब पे हमला हुआ। ओवैसी साहब जो 5 मरतबा 4 मरतबा के एमपी हैं, सीनियर एक पार्टी के वो लीडर हैं, और उनकी जान को जब सुरक्षा नहीं है, जब उनकी जान सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की जान कितनी सुरक्षित होगी? तो दिन दहाड़े गोली चल रही है, अब वो भी नेताओं पे गोली चल रही है। तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा, मऊ में 4 विधानसभाएं हैं, तो क्या हलचल मची हुई है, क्या माहौल बनेगा मऊ में? देखिए, मऊ की 4 विधानसभाएं जो हैं, सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मधुबन में तो दारा सिंह चौहान को, घोसी में दारा सिंह चौहान को अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया समाजवादी पार्टी ने। 3 जो मऊ सदर की सीट है, और आपके मोहम्मदाबाद है या मधुबन की 3 सीट पे भी जल्दी प्रत्याशी हमारे आने जा रहे हैं, और 4 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। दारा सिंह चौहान को दल बदलू नेता कहा जाता है, तो इसमें क्या कहेंगे कि भाजपा को छोड़ करके सपा में आए हैं, तो क्या लगता है कुछ बदलाव करेंगे इस बार? नहीं, जब भाजपा में गए थे तब दल बदलू नहीं थे, अब सपा में आ गए दल बदलू हो गए। ये बताए बदलू तो दल बदलू तो किसी भी दल में जाए तो होगा ना, कहा जाएगा। लेकिन अब सपा में आ गए तो दल बदलू हो गए। और यही भाजपा में जब गए थे तो दल बदलू नहीं थे, बड़े अच्छे बड़े नेक आदमी थे भाई। आज भी वो आए हैं, जाहिर सी बात है कि भाजपा के साथ वो रहे 5 साल, और उनकी नीतियाँ, उनका तो साफ कहना है, उन्होंने बताया, कारण भी बताया कि पिछड़ियों का और अल्पसंख्यकों का और दलितों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सम्मान नहीं है, कहीं बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है। वो लोग सोफे पे बैठते हैं तो हम लोगों को बेंच पे बिठाते हैं, स्टूले बिठाते हैं। आखिर क्या वजह रही होगी कि 5 साल छोड़ा है? आखिर क्या वजह रही होगी कि 5 साल मतलब मलाई मारने के बाद वो लास्ट में कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं दे रही है बीजेपी? नहीं, वो पीड़ित तो पूरे 5 साल रहे उसमें। लेकिन जब समय, हर काम समय से होता है, और उनको जब मुनासिब समय आया कि बीजेपी ने जो उनके साथ धोखा किया था, तो वो किस तरह से बीजेपी को धक्का पहुंचावें, और अब आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। आज वो हमारे साथ खड़े हैं। मधुबन से विधायक थे, तो अब ये बताइए कि मधुबन की जनता ये कह रही है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कभी झांकने नहीं आए वहाँ पे, तो क्या लगता है कि उनको घोसी से टिकट मिला है तो वहाँ पे कुछ विकास करेंगे? देखिए, मधुबन में कितना उन्होंने विकास किया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कि घोसी के अंदर अब वो आएंगे, जीतेंगे, जब समाजवादी पार्टी के साथ जीतेंगे, इसका जवाब तो बीजेपी के लोग देंगे ना, क्योंकि बीजेपी के विधायक थे वो। अब समाजवादी पार्टी से जीतेंगे तब इसका जवाब हम लोग देंगे। और समाजवादी पार्टी में जो भी विधायक है या जो भी चेयरमैन मैं रहा हूँ, 5 साल मेरी पत्नी चेयरमैन रही हैं, तो आप देख लीजिए नजर उठा कितना विकास किया गया। या आपके सुधाकर सिंह रहे हैं, उन्होंने भी देखिए बहुत विकास किया। इधर बैजनाथ पासवान थे सपा के विधायक, उनके क्षेत्र में भी जाइए देखिए बहुत विकास किया है। तो अब ये भी समाजवादी पार्टी में आ गए तो इनके द्वारा भी विकास के कार्य किए जाएंगे। तो भाजपा का एक नारा है, सोच ईमानदार काम असरदार, क्या कितना असर आएगा चुनाव पे इसका? देखिए, नंबर 1 तो सोच ईमानदार ही नहीं है, नंबर 1 तो बात यही है, उन्होंने पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों की बड़ी अनदेखी की है। वहाँ तो सिर्फ अगड़ों का राज चलता है, और उस राज में भी किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचता है। सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग दुखी हैं, और यही कारण है कि सब लोग नाराज़ हैं। आप देखिए ना, किसान इतना बड़ा आंदोलन चलाया, 1 साल तक किसान सड़कों में बैठा रहा, तब किसी के पास जाने की फुर्सत नहीं मिली। और अब जब चुनाव का करीब आ गया, जब देख रहे हैं कि हमारी सरकार जा रही है, तो गृह मंत्री जैसे बड़े नेता गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं कि घर में जाके दरवाजा पर दस्तखत दे रहे हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इनको मालूम है कि हमारी मऊ जनपद जो है ये बुनकरों की नगरी है, तो बुनकरों का मूड क्या बना है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो फ्लैट रेट का पासबुक बना दिया, सस्ते दर में बिजली दी। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने उस फ्लैट रेट के पासबुक वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया, बिल का सिस्टम लागू कर दिया। 4 साल तक हम लोग लगातार सरकार के पास दौड़ते रहे, सरकार आश्वासन देती रही, और आखिरकार उस फ्लैट रेट की व्यवस्था को नहीं लागू किया। तो बुनकर तो बहुत दुखी है, बुनकर तो भारतीय जनता पार्टी से बेहद खफा है, क्योंकि बुनकरों की तो कमर तोड़ दी इन्होंने। जो सस्ती चीज़ हमें मिल रही थी, हमें अलग से ही क्या देती, हमारे माल की बिक्री की व्यवस्था करते, हमें कच्चा माल सस्ते दर पे मुहैया कराते। मगर ये सब क्या करते कि जो व्यवस्था, जो सुविधा हमको मिल रही थी सस्ते रेट पे बिजली, वो व्यवस्था भी इन्होंने समाप्त कर दी। तो जाहिर सी बात है कि अब बुनकर तो बेहद नाराज़ है, और इसमें बुनकर अपनी ताकत दिखाएगा और सरकार बदलने का प्रयास करेगा। बुनकरों का ये कहना है कि
स्थानीय नेता को उठाया जाए जो बुनकरों की आवाज़ को पहुंचा सके, तो इसमें क्या मतलब क्या लगता है? देखिए, नेता स्थानीय और गैर स्थानीय का कोई इशू नहीं होता। जो लोग भी ये बात उठाते हैं वो गलत है। कोई भी आवे, जो जीते काम करे। हमारे लिए कोई मकामी ही आदमी रह के कोई काम ही ना करे तो क्या मतलब है। लेकिन कहीं दूसरी जगह का भी अगर आदमी आके लड़ता है और अगर वो काम करता है, हमारे शहर में रहता है, यहीं का होके रह जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें उपलब्ध होना चाहिए, जनता के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, बस। और क्या। दारा सिंह चौहान मऊ के तो नहीं है फिलहाल, वो तो आजमगढ़ से हैं, तो क्या इसी वजह से तो नहीं ना उन्होंने विकास किया मधुबन का? कोई विकास नहीं हो पाया वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो वन मंत्री थे तो उस हिसाब से उन्होंने काम तो अपने क्षेत्र, जो उनको प्रोटोकॉल मिला था उसके एतबार से उन्होंने काम तो किया ही है वहाँ मधुबन में। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक काम नहीं किया है। लेकिन बाकी और जो हमारे जो नेता रहे हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, बैजनाथ पासवान के बारे में, चाहे सुधाकर सिंह के बारे में, जो ये लोग रहे हैं, तो आप देखिए कितना विकास हुआ इनके क्षेत्रों में। तो चेयरमैन साहब ये बताइए कि जो चुनाव में माहौल मचा हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव का भी बयान आया था कि 300 यूनिट बिजली दिया जाएगा जनता को, पब्लिक तक, तो ये बताइए कि आम आदमी तो मुफ्त करने की बात कर रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उन्होंने तो नंबर 1 पे तो ये कहा कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो जो बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली दी जाती थी वो फिर उस व्यवस्था को बहाल किया जाएगा। इसके अलावा आम लोगों के लिए उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और भी बहुत सारी घोषणाएं हैं। घोषणा पत्र हमारा जल्दी अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि आ जाना चाहिए, तो घोषणा पत्र आने दीजिए। बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होने जा रही हैं जो जनता के हित के लिए। समाजवादी पेंशन को फिर से बहाल करने की बात की गई और ये कहा गया कि जो 500 रुपया देते थे वो अब 1500 रुपया महीना दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिलना है। और लैपटॉप उन्होंने कहा कि फिर सरकार बनेगी तो फिर लैपटॉप दिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी का तो अब रिकॉर्ड रहा है कि जो भी बात बोलती है चुनाव में, उस पर चुनाव के बाद जब सरकार सत्ता में आती है तो उस पर अमल दरामद करती है और उस पर वो तमाम सुझाव देती है जिसका वादा करती है। बल्कि जिन चीज़ों का वादा नहीं किया था, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वादा नहीं किया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। आखिर क्या वजह रही होगी कि आप लोगों ने उन्होंने उसका कोई वादा नहीं किया था? नहीं, देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तो शिलान्यास अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में ही किया था ना। ज़मीनों का आवंटन हो चुका था और पेमेंट उसका तमाम किसानों को किया जा चुका था, तभी ना उन्होंने शिलान्यास किया था। इसका शिलान्यास ये लोग करते हैं। इनका कोई एक काम आप बता दीजिए जो इन्होंने शिलान्यास भी किया हो और उद्घाटन भी किया हो। ये तो समाजवादी पार्टी के जो काम है उसी का शिलान्यास करते हैं। जो शिलान्यास हो चुका है उसी का दोबारा शिलान्यास करते हैं। जैसे कांग्रेस के ज़माने में गोरखपुर और जो बनारस की 4 लेन रोड बन रही है, उसका कांग्रेस के ज़माने में उसका शिलान्यास किया गया था, मगर फिर मोदी जी ने, गडकरी जी ने भी उसका शिलान्यास कर दिया। तो ये तो इन लोगों का मामला अजीब है। अपनी कोई नई योजना नहीं ले आते। आप ही बताइए, मऊ में 5 साल थे आप, मऊ के लिए 5 साल में इस सरकार ने क्या काम किया? एक काम कोई बता दे। मऊ के लिए एक काम, एक योजना, एक ओवर ब्रिज का मामला था जो हम लोगों ने इतना कोशिश की उस पर, और तमाम लोगों ने भी कोशिश की, यहाँ तक कि मामला हाई कोर्ट तक गया। वो रोड सेंक्शन हो गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी थी और भारत सरकार की रेलवे कांग्रेस की हुकूमत थी, उसने मंजूरी दे दी थी। अब मंजूरी का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ बजट सेंक्शन करना है। तो बजट सेंक्शन आज तक नहीं हुआ कि वो पुल बन सके। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही देखिएगा उस पुल को हम लोग बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने 1 करोड़ के आसपास छात्रों को जो लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटा, तो क्या लगता है कि चुनाव में इसका असर दिखेगा? जो 18+ की उम्र के जो नए वोटर पड़ेंगे, क्या उनका अट्रैक्शन बढ़ेगा उनकी तरफ? देखिए, 18-20 करोड़ के 20 करोड़ वोटर जहाँ हैं वहाँ 25 लाख 30 लाख अगर लैपटॉप इन्होंने बांटा, लैपटॉप तो बांटा नहीं इन्होंने आईफोन बांटा है, फ़ोन बांटा है। बहुत मामूली सा कोई फ़ोन है, उसमें तमाम फीचर भी नहीं है और वो लड़के अपनी मर्ज़ी से उसको चला भी नहीं सकते हैं। उसका जो फंक्शन दिया हुआ है आपकी अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेगा, उस सरकार की मर्ज़ी से फ़ोन चलता है। तो जिन लोगों ने लिया उनके यूज़ में आ ही नहीं रहा है, वो कह रहे हैं कि सब रखा हुआ है, किसी काम का नहीं है। चाहे उन्होंने जो फ़ोन दिया हो, चाहे और एक चीज़ और कोई दिया है, दोनों का हाल वही है। तो चेयरमैन साहब, मायावती भी कह रही हैं कि गठबंधन कह रहे हैं, मायावती कह रही हैं कि हमारी सरकार बनने वाली है, तो क्या लगता है आएंगी वो भी? देखिए, सरकार तो समाजवादी पार्टी की बन रही है और तमाम जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सभी सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का है। तो जब इन दोनों पार्टियों का मुकाबला है तो जाहिर सी बात है कि बाकी पार्टियों के जो सर्वे में दे रहा है तो वो तो बहुत कम दे रहा है, तो वो सरकार बनाने की स्थिति में कहाँ से आ जाएंगे।
वो लोग बाकी कोई पार्टी कांग्रेस हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये इनका मुकाबला नहीं है। मुकाबला तो बीजेपी का सीधा समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। हमारे नेता ने कहा है कि 400 सीटें तक हम जीतेंगे, तो हम भी ये कहते हैं कि 400 सीटें हम जीतेंगे। चेयरमैन साहब, बुनकरों के लिए अगर मान लीजिए सरकार बनती है सपा की, तो क्या लगता है बुनकरों के लिए, बुनकरों का जो फ्लैट रेट रुका हुआ है वो बहाल होगा? हाँ, वो तो कह दिया है हमारे नेता ने, घोषणा पत्र में भी वो बात आने जा रही है। हम लोगों ने खुद डेलीगेशन लेके मिला था अखिलेश यादव जी। ऐसा तो नहीं है कि सपा सिर्फ कागजों पे रहेगा, जो जितना भी बयान आ रहा है। एक हफ्ते में सरकार बनी तो एक हफ्ते में मैं गारंटी देता हूँ कि बुनकरों का फ्लैट रेट बहाल होगा। 1 हफ्ता लगेगा। मैं जाके अपने हाथ पकड़ के बहाल करा के ले आऊँगा। चेयरमैन साहब, मऊ में अभी असमंजस में लोग पड़े हुए हैं कि मऊ में विधायक मतलब अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ है सपा का, तो इस पे क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? नहीं, तो बीजेपी का ही कहाँ क्लियर हुआ है, हमारा ही नहीं क्लियर हुआ, तो बीजेपी का भी नहीं क्लियर हुआ है। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे 1 विधानसभा का हो गया, 3 विधानसभा का बाकी है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उसकी घोषणा हो जाती है तब उस दिन लग जाना है जिसके लिए घोषणा। अभी आप लखनऊ गए थे, क्या रणनीति बन रही है इस बार? देखिए, वहाँ तो रणनीति साफ है, चूँकि हमारा आज 7वें चरण में चुनाव होना है, तो इसलिए बाकी ये है कि बाकी चरण के चुनाव कुछ निपटेंगे तो इनका भी हमारा पर्चा दाखिला 10 फरवरी के बस से 17 फरवरी तक है, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो इसलिए इनकी घोषणा नहीं हो पा रही है। लेकिन बीजेपी को घोषणा नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ वो तो सत्ता में थे, उनके चारों विधायक उन्हीं के थे, तो आखिर बीजेपी जवाब देना कि क्या उनको इन चारों विधायकों का टिकट काटना है कि आखिर नहीं। अभी तक वो क्यों घोषणा नहीं कर रही है? क्या वो टिकट काटना है क्या चारों विधायकों का? चारों विधायक तो उन्हीं के, 3 विधायक तो उन्हीं के थे 4 में। एक अगर सदर को छोड़ दिया जाए तो 3 विधायक तो भाजपा के थे, तो अगर उनको तीनों का टिकट काटना है क्या, कि मेरा पूछना है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या उनका टिकट काटना है क्या, कि अभी तक आप घोषणा नहीं कर रहे हैं? भाई वो तो सीटिंग है, उनका तो ऐलान कर ही देना चाहिए था। चेयरमैन साहब, जैसे ही डेट क्लियर हुआ, आचार संहिता लागू हुई, फौरन देखा गया कि भाजपा के जितने भी नेता थे ये भाजपा का दामन छोड़ रहे थे। आखिर क्या वजह थी? देखिए, भाजपा में जितने भी पिछड़ी जाति के जो नेता हैं वो सब बहुत दुखी हैं, और पिछड़ी जाति ही क्या, सभी जाति के दुखी हैं, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों को ज़्यादा तिरस्कार किया गया और वो ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर उन्हीं नेताओं ने साथ छोड़ा है जिनकी वजह से उनकी सरकार बनी थी, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे भारतीय समाज पार्टी रही हो, चाहे दारा सिंह चौहान रहे हों। ये सारे लोग जो इसीलिए इन लोगों की मदद से सरकार बनी, और जब सरकार बन गई तो इनकी कोई पूछ नहीं थी, न इनके समाज के लिए उन्होंने कोई काम किया। नतीजा ये हुआ कि वो मायूस होकर अब उन्हें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी हमारे समाज के लिए काम करेगी, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, और समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और सभी का मान रखेगी। चेयरमैन साहब, ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव की जो बहू है छोटी वाली, वो आखिर क्या, पूर्णा यादव, क्या वजह रही कि वो बीजेपी में चली गई? अब वजह का क्या है भाई, वो बहुत दिनों से बात कर रही थी बीजेपी से, उनकी नज़दीकियां तो जग जाहिर थी, देखने को मिल ही रही थी। अब वो बीजेपी में चली गई तो दुख दूर हो गया, हम भी खुश, तुम भी खुश। कोई तो वजह होगी, परिवार में परिवारवाद चल रहा है, क्या चल रहा है? नहीं, परिवारवाद अब कहाँ परिवारवाद रह गया? जब मुलायम सिंह के बेटे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी बहू बीजेपी में है, तो परिवारवाद कहाँ रह गया? तो आखिर क्या वजह हुई कि अपने परिवार को वो छोड़ करके चली गई बीजेपी में? परिवार में मतलब इसका जवाब तो वही देंगी ना, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि उनका बीजेपी के साथ पहले से ही तालमेल था कुछ न कुछ, और उनकी नज़दीकियां थी, और नज़दीकियां खुल के सामने आ गई कि वो बीजेपी के साथ चली गई। अब उनके लिए भी, उनके भविष्य के लिए हम लोग उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि गई हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गई हैं, तो वहाँ जाके समाजवाद का प्रचार करेंगी, समाजवाद को फैलाएंगी। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 10 तारीख को हम वापस आ रहे हैं लौट करके। बेशक आ रहे हैं, इसमें कोई शुबा है क्या? तो ये बताइए चेयरमैन साहब कि कहा जाता है कि जब सपा की सरकार होती है तो उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। अब गुंडागर्दी तो आप यादव समाज के हैं, ये आप देख लीजिए ना, गुंडागर्दी किस सरकार में? अभी 3 दिन पहले ही वैसी साहब पे तो हमला हुआ है। दिन दहाड़े टोल प्लाजा पे हमला हो रहा है, गोलियां तर चला रहे हैं, तो गुंडागर्दी किसकी सरकार में ज़्यादा है? ये सब बेकार की बात है। इनका ये जुमलेबाजों की सरकार है, और जुमलेबाजी का इनका समय समाप्त हो रहा है। अब इनका बुरिया बिस्तरा गोल होगा। अभी तो 10 तारीख को यूपी का फैसला होगा, और आने वाले 2024 में भारत सरकार का भी फैसला हो जाएगा, केंद्र से भी वो सरकार जाएगी। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे मऊ जनपद के एक्स चेयरमैन हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसा में हम या उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे।
वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो चैनल लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट इसी तरह देते रहेंगे। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश मऊ से, कैमरामैन धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ।